नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है और हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस है, तो इस बहाने आज हम बहुत सी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य महानिदेशालय में मेडिकल और हेल्थ के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, डॉक्टर एलन उप्रेती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, स्टूडियो में जी। तो परिचय सर का देना चाहूँगी। तो डायरेक्टर से रिटायरमेंट तो हुआ ही है, मेडिकल और हेल्थ के डायरेक्टर आप थे, और उससे पहले आप सीएमओ थे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, और अल्मोड़ा, काशीपुर और रुद्रपुर के आप सीएमएस भी रहे हैं, और मुख्यतः पैथोलॉजिस्ट आप रहे हैं। कई सारे ब्लड बैंक की स्थापना आपने की है। अल्मोड़ा, काशीपुर और रुद्रपुर के जो ब्लड बैंक हैं वो आपकी ही प्रयासों की देन है। और उसके अलावा प्रदेश संरक्षक भी हैं, सक्षम संस्था के, और भी कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लगातार रिटायरमेंट के बाद भी बहुत एक्टिव रूप से समाज सेवा कर रहे हैं, और एक ठेठ पहाड़ी इंसान हैं। ठेठ पहाड़ियत जो है इनके अंदर भीतर रग रग में मौजूद है। तो कुमाऊनी में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम देते हैं, बोलते हैं, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो आज बहुत सी बातें करते हैं और जानते हैं कि रक्तदान दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसके आने के बाद क्या एक बड़े चेंज हमारे ज़िंदगियों में हुए हैं, इस दुनिया में हुए हैं। विस्तार से जानते हैं। सर बताइए, थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं पहले। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आदमी जानते नहीं थे कि रक्तदान क्या होता है करके। और ये तो जानते थे जब जब कबीले थे हमारे पूरे दुनिया में, और कबीले आपस में लड़ते थे, और उन्होंने लड़ने के हथियार तलवार, भाला और इस तरह की चीज़ें होती थी, तो उससे बहुत ही रक्तपात होता था। ऐसे में लोगों को बचाने की कोशिश करने के लिए खून चढ़ाने की कोशिशें हुई, और शुरू में लोगों ने जानवरों का खून चढ़ाया, बकरे का खून चढ़ाया, तो लेकिन उससे रिएक्शन हुए और उसमें बचते नहीं थे जो है। तो ये खून तब वो टेक्निक आ गई थी क्या जो चढ़ाया? नहीं, टेक्निक नहीं आई अपने थी, कुछ परंपरागत तरीकों से करते थे, परंपरागत तरीकों से चढ़ाने का प्रयास करते थे। और उस प्रयास में कुछ लोग अपनी जान भी गवा बैठते थे। तो आपको बताना चाहूँगा कि लगभग जो है 200 साल पहले एक बेंडल नाम के साइंटिस्ट हुए, और उन्होंने सबसे पहले एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया कि एक महिला जो गर्भवती थी उसको उसके पति का खून चढ़ा के और उसको बचाया। तो वो पहली महिला थी जो जीवित बची रक्तदान में। और उसके बाद वो किस सन की बात होगी? ये लगभग 180 साल पुरानी बात है। तो बेंडल के बाद ये बात है 1928 की शायद बात है, 1628 की बात रही होगी, 6 साल पहले की बात। तो इसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे इसमें आगे को लोग बढ़े, और फिर कार्ल लैंडस्टीनर, जिनके नाम से आज जो ये रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने उन ग्रुप्स को A B AB और O नाम दिया। तो उसमें एक एंटीजन होता है, जिसमें वो एंटीजन A नाम दिया तो A ग्रुप हो गया, जिसको B नाम दिया तो B ग्रुप हो गया, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं था उसको O नाम दिया, और जिसमें दोनों थे उसको AB दिया। तो इन एंटीजन्स के आधार पर उन्होंने ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई किया, और वहाँ से हमारा जो मॉडर्न जो ब्लड बैंकिंग हुई उसकी शुरुआत हुई। उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली, और इसके बाद जो है उन्होंने सन 1937 में, यानी आज से लगभग 80 साल पहले, वो ढूंढा, RS ब्लड ग्रुप ढूंढे, जिसमें RS पॉजिटिव RS नेगेटिव बात तो हर आदमी जानता है। तो लगभग 85% लोग जो है RS पॉजिटिव होते हैं, 15% लोग नेगेटिव होते हैं, और उस RS पॉजिटिव और नेगेटिव की भी खोज करी। तो उससे हमारा जो ये मॉडर्न जो
ट्रांसफ्यूजन सिस्टम हुआ, ये हम्म, बेहतर हुआ। और सन 1930 में उनको इन्हीं अपने एबीओ ब्लड ग्रुप्स की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। अच्छा, और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो मानव हानि थी वो बहुत कम हुई पहले विश्व युद्ध के मुकाबले। हम्म, और ये इसीलिए हुई कि उस समय जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था वो सेफ हो गया। और उसी बीच जो है शिकागो में पहला ब्लड बैंक बना, जो है अच्छा, सन 1938 में शायद बना। अच्छा, और उसके बाद लगातार इस पर काम हुए। और सन 1971 से भारतवर्ष में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाने के लिए अभियान चला। ओ, 71 में, 71 में चला। हम्म। और उसके बाद लगातार अभियानों का ये नतीजा रहा तब सर कि ये स्वास्थ्य मिशन वाली योजनाएं क्या आ चुकी थी? स्वास्थ्य मिशन की योजना तो सन 2005 में आई थी। अच्छा जी, वो तो 2005 में आई, तब हम्म, स्वास्थ्य मिशन नहीं था। हम्म, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अंदर ही जो है और ब्लड बैंक भी नहीं थे। तो ब्लड बैंक जो है वो बहुत ही बड़े शहरों में थे। तो मुझे याद है कि सन 84 में जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी, मेडिकल सर्विस जो है नैनीताल में, तो नैनीताल में भी ब्लड बैंक नहीं था। तो हम एक मरीज को खून चढ़ाने के लिए कभी कभी उस ग्रुप को ढूंढने में हमें पूरी रात भी लग जाती थी। इतने 50-50-60 लोगों का या निगेटिव ब्लड आ गया तो उतने लोगों को बुलाना, उनके टेस्ट करना, फिर उसमें से वो कुछ लोग ब्लड देने के लिए तैयार होते थे, कुछ नहीं होते थे। इस तरह का सीन था। आज से 84 से लगा लीजिए कितने साल हो रखे हैं, मुश्किल से 40 साल। तो 40 साल पहले तक लोगों में जागरूकता की इतनी कमी थी कि लोगों को अगर हम ये कहते हैं कि तुमको तुम्हारा इस मरीज को खून देना पड़ेगा करके, तो पब्लिक भाग जाती थी, खून नहीं देते थे। तो इस तरह की मिसकॉन्सेप्शंस थे कि खून देके हमारा मतलब, जबकि कहते हैं कि खून देने से बढ़ता ही है, मतलब वो तो बढ़ क्या है वो, उसका मिथक जो है मैं चाहती हूँ कि उस पर भी आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि क्या खून देने से वाकई वीकनेस आ जाती है बॉडी में, या क्या है रियलिटी, क्या है? देखिए ऐसा है, एक तो ये मिथक ही है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग जो नॉर्मल आदमी है 60-70 किलो का, तो 70 ml पर केजी के हिसाब से ब्लड होता है। यानी 50 किलो के आदमी में 350 लीटर ब्लड होता है। अच्छा, नहीं, 3.5 लीटर। 3.5 लीटर, ओके। और 3.5 लीटर में से हम मात्र 350 ml ब्लड निकालते हैं एक अच्छा बोतल में, जी, जो उसका 10% भी नहीं होता है। और जो 60-70 किलो का आदमी है उसमें उसी हिसाब से और ज़्यादा ब्लड होता है। वो ब्लड जब हमारा निकलता है तो उसमें वो ब्लड रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि ब्लड की जो लाइफ होती है हमारे शरीर में, जो रेड सेल्स होती हैं उनकी लाइफ लगभग 100 दिन होती है। यानी कि हर 100 दिन में हर 1% रेड सेल तो हमारे शरीर में रोज डिस्ट्रॉय होते हैं और रोज नए बनते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है। अच्छा, और 100 दिन में जो है वो 100 दिन में जो सारे सेल जो आज बनी वो भी 100 दिन में उसको समाप्त हो जाना है, क्योंकि रेगुलर प्रोसेस है। जी जी जी, और सबसे फास्ट जो है जो सेल्स बनती हैं जो है, और ये जो है 3 दिन में हमारा जो ब्लड हमने दिया वो रिकवरी हो तीन जाती दिन है। में रिकवरी हो जाती है, क्योंकि 50 ml रोज बनता है, 50 ml डिस्ट्रॉय होता है। अगर 350 ml हम ब्लड निकालते हैं तो वो जो है दुगने स्पीड से बनता है, तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। अच्छा, और कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं, हाँ, बल्कि और ज़्यादा ही बेहतर है कि थोड़ा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ब्लड देने से पहले हम उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं। उसका वजन 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, उम्र, और उसकी उम्र जो है 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। साथ में जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, किसी तरह की उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले हम मेडिकल टेस्ट भी उसका करते हैं, डॉक्टर द्वारा एग्जामिन किया जाता है। उसको फिर घोषित करने के बाद ही जो है उसका ब्लड लिया जाता है। जी जी जी, और हीमोग्लोबिन उसका जो है 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। जिसको खून की कमी होगी उसका हम शरीर से ब्लड नहीं
लेंगे। नहीं लेंगे। ये जी, जी, जी। तो ये बहुत श्रोताओं एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है कि हर तीसरे दिन उस खून की, उस ब्लड की रिकवरी हो जाती है। तो सर क्या हमें हर समय दिन सर कितना हमको ब्लड डोनेट कितने महीनों में करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकता हुँ, है और इस तरह से साल में 4 बार कर सकता है। और ये ब्लड की आपूर्ति जो है, जैसे मैंने बताया, 3 दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन उसको ये है कि उसका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए, क्योंकि ब्लड के निर्माण में हमारी प्रोटीन्स भी काम आती हैं, हमारे भोजन भी काम आता है, विटामिन्स भी काम आती हैं, हुँ, हार्मोन्स भी काम आते हैं, हुँ, आयरन भी काम आता है, आयरन के स्टोरेज हमारे होने चाहिए। हुँ, तो अगर आप इस तरह से अपना हेल्दी खाना खाते हैं जी, तो हर 3 महीने में ब्लड दे सकते हैं, साल जी, में 4 बार दे सकते हैं। जी, जी, जी। वैसे मैं उम्मीद ये करूँगा कि हर व्यक्ति अगर साल में एक बार फिर दिए। अ, अपना रक्तदान का निश्चय कर ले, और हुँ, या तो अपने जन्मदिन पर दे, या अपने परिजनों की याद में दे, क्या बात या है। अपने शादी की वर्षगांठ पर दे, तो इस तरह से हम दूसरे का जीवन भी बचा सकते हैं। और जो उसकी खुशी आपके अंदर मिलती है, तो उससे आप और ज़्यादा तेज़ी से आपका क्या ब्लड बात है! बनता है। बिल्कुल, आप यंग बने रहते हैं, उससे एक ऊर्जा रहती है, तो बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है। वैसे आजकल लोग ट्रेंड्स में तो है कि ये जन्मदिन है, तो आप कहीं वृद्धाश्रम में जाकर फल-फूल बाँट के आते हैं। इस तरह से मनाने का चलन बढ़ा है। लेकिन और बेहतर होगा कि हम इस तरह की चीज़ों में भी कोशिश करें कि हम ब्लड डोनेट कर दें उस दिन में। तो एक बहुत अच्छी एक अच्छा सजेशन सर ने दिया है, जिसे हमें फ़ॉलो करना चाहिए। सर उसके अलावा और ब्लड बैंक जैसे आपने 3 ब्लड बैंक्स की स्थापना की है। कितना कोशिशें करनी पड़ी, कितना ईज़ी है एक ब्लड बैंक को स्थापित करना और ब्लड बैंक का ढाँचा क्या-क्या होता है? देखिए, ब्लड बैंक से पहले की मैं बात करना चाहूँगा, लोगों में इस बात को का विश्वास दिलाना हुँ, कि रक्तदान से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हुँ, हैं। मुझे याद है कि जब मैं नैनीताल में आया था सन 84 में, हुँ, और अ, लोग अपना ब्लड देने के बजाय अपने माता-पिता को भी अगर ब्लड देना है, अपनी पत्नी को भी ब्लड देना है, तो नैनीताल में जो रिक्शे वाले थे, नाव वाले थे, उनका वो ओह! प्रोफ़ेशनल डोनर थे। उनको ओह! उनको पकड़ के ले आते थे कि साहब, मेरी माताजी के लिए तो आप इसका ब्लड ले लीजिए। और वो लोग पहले ही खून की कमी से ग्रसित होते थे, ओह! तो उनको कितना ही समझाओ, लोग तैयार नहीं होते। और एक ये बार, आज से 30 साल या 20 साल पहले तक की भी बात है ना? ये सन 84 की आप लगा अच्छा, लीजिए, अच्छा। 35-40 साल पहले लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता, इवन पढ़े बताइए। लिखे लोग, जी, जी। नैनीताल जैसा जो एजुकेटेड शहर था, वहाँ हुँ। भी नहीं जी, जागरूकता जी, थी। जी, जी। तो इस लिहाज से अगर कहें तो एक बड़ा चेंज आया है रक्तदान के क्षेत्र में, क्योंकि अब बहुत कॉमन हो गया है रक्तदान करना। लोग अपने अपनों के लोगों को अपना ही देते हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं। कई बार ज़रूरत पड़ती है तो वो नेगेटिव वाले का अपना एक ग्रुप बना रखा है उन लोगों ने, तो वो जहाँ हम्म। ज़रूरत पड़ती है एकदम से आते हैं। तो काफ़ी चेंज आए हैं जागरूकता के लिहाज से। तो समाज में जो ये सामाजिक संस्थाएं हैं, हुँ, इनकी इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा है बिल्कुल। और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। हुँ, और वो लोग समय समय पर रक्तदान शिविर भी आज की तारीख पर आयोजित कर रहे हैं। और हुँ, पहले तो लोग रक्तदान शिविर आयोजित करते थे, ब्लड बैंक के बाहर आते थे, अपना ब्लड ग्रुप करा के चले जाते थे। लेकिन आज जो है वो ब्लड रक्तदान करके ही जा रहे जाते हैं। हैं, क्योंकि उनके मन में विश्वास हो गया है कि रक्तदान से एक तो कोई किसी तरह का नुकसान मुझे नहीं होगा, हुँ, दूसरा इससे मेरे स्वास्थ्य पर जो है कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हुँ, और दूसरा उनको हम प्रमाण पत्र भी देते हैं, अच्छा, और वो प्रमाण पत्र वो अपने घरों में लगाते हैं, तो घर के और लोग भी उससे मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से, और जब से ये स्मार्टफ़ोन का ज़माना आया, तो लोग ब्लड डोनेट करते हुए अपना फ़ोटो शेयर भी करते हैं मीडिया हुँ, पे। बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उनको बधाइयाँ भी देते हैं कि क्या बात आपने है। रक्तदान किया है। तो बिल्कुल। ऐसा होते-होते क्या है कि एक पर्यावरण सृजन जिसकी बात हम हुँ, 84 में करते थे कि हुँ, रक्तदान के लिए एक अच्छा पर्यावरण सृजन होना चाहिए, वो पर्यावरण सृजन का आज काम हुआ है, और लोग रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने उस उन अनुभवों को याद किया। हमें भी अपने ज़माने की कुछ याद हैं, तो कितना कठिन होता था आज से 20 साल पहले भी
ब्लड जुटा पाना एक बड़ा संकट लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो सर और क्या-क्या बदलाव आए हैं ब्लड के फ़ील्ड में? हाल फिलहाल में कुछ चेंजेज़ आए हैं कि कौन-सा ग्रुप किस-किस को दे सकता है, इसमें कोई चेंजेज़ आए हैं? इसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, जी। लेकिन हम आज बात करते हैं सेफ ब्लड की, हुँ, कि ब्लड सुरक्षित हो। हुँ, सुरक्षित ब्लड ये होता है कि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरी हो, हुँ, उसमें किसी तरह की बीमारी ना हो, हुँ, जिसको हम कहते हैं टीटीआई, ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड इन्फेक्शंस। जी। तो इन टीटीआई में जो ब्लड के माध्यम से फैलते हैं, उनमें एक तो हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन होता है, जिसको हम काला पीलिया कहते हैं। हुँ, दूसरा हेपेटाइटिस सी होता है। हुँ, तीसरा सिफिलिस होता है और मलेरिया होता है। हुँ, आज भी दुनिया में, भारत में तो मलेरिया कम हो गया, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मलेरिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, तो इन 4 चीज़ों की हम निश्चित तौर पर जाँच करते हैं ब्लड में, हुँ, कि किसी को एचआईवी उससे ना हो, किसी को हेपेटाइटिस बी ना हो, किसी को सी ना हो, किसी को सिफिलिस ना हो। हुँ, और अगर ये होता है तो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके ने जो ब्लड डोनेट किया था, उसमें ये बीमारी आई है, आप ब्लड बैंक में आइए, और अपने उनको रिपोर्ट लिख के देते हैं। फिर उसको उसका वायरल लोड कराते हैं, हुँ, और वायरल लोड के बाद उसको ट्रीटमेंट कराते हैं एंटीवायरल का, या जो भी बीमारी से वो पीड़ित है उसका हुँ, इलाज कराते हुँ, हैं। हुँ, उससे क्या होता है कि वो उसको इलाज भी मिल जाता है। कई हुँ, बार ब्लड डोनेशन से आपको बीमारी का पता लग जाता है, हुँ, क्योंकि 100 में से 6 या ओह! 7 लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी निकलती है। ओह! 6-7% ब्लड जो हम डोनेशन में जो लेते हैं, हुँ, वो ब्लड हमारा खराब निकल जाता है, और हम उन लोगों को इन्फॉर्म करके बुलाते हैं। तो जी, ये 6-7% लोग अगर अपना इलाज करा लें, क्या बात तो है। वो इससे जो ट्रांसमिशन के चांसेज हैं, वो कम हो हो जाते हैं। जाएँगे, वक़्त पे उनकी बीमारी भी डायग्नोज़ हो जाएगी। जी। अब इसके लिए नई-नई टेक्निक आ रही है। हुँ, पहले तो हम जो इन टीटीआई को थे, वो एलिजा टेस्ट से करते थे, हुँ, और उसमें समय भी ज़्यादा लगता था। उसके एक तरह से मैनुअल होता था। हुँ, फिर उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई, हुँ, तो उसमें हमने एलाइजा टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक लगाना शुरू हुआ, तो उसमें जांच रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती थी। अब होते होते हम इस श्रेणी पर आ गए हैं कि अब नेट टेस्टिंग आ गई है। नेट कहते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। तो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग में अगर बहुत कम मात्रा में भी आपके शरीर में एंटीजन मौजूद है, हुँ, वायरस मौजूद है, हुँ, तो वो नेट टेस्टिंग के माध्यम से हमें पता लग जाता है। अच्छा, तो उससे जो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम हमारा है, हुँ, वो और अच्छा हुआ है। अच्छा, अब इसके अलावा पहले से हमें दिक्कत थी कि जो हम ब्लड लेते थे, घर के डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में रखते थे, हुँ, और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को रिप्लेस किया ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर ने, वाओ! जिसमें कि टेम्परेचर रेगुलेशन होता था, हुँ, और अगर उसका टेम्परेचर डिफरेंट हो जाए तो उसमें अलार्म बज जाता था, या बिजली कट हो जाती थी। अब आज ब्लड बैंक बनने के बाद ब्लड बैंकों में जनरेटर भी लगे हुए हैं, जैसी बिजली जाती है वो हुँ, ऑटोमेटिक जो है जनरेटर ऑन हो जाता है, या हुँ, मैनुअली ऑन किया जाता है। हुँ, और तो ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रह रह सके, सके, बिल्कुल। क्योंकि अगर टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से 6 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, हुँ, तो जो ब्लड की लाइफ है हमारी वो कम हो जाएगी। हुँ, फिर एक जो इसके सॉल्यूशंस बने, उसमें जिसमें हम ब्लड निकालते हैं, तो वो एक एसिडी सॉल्यूशन होता है। हुँ, तो 1942 में एसिडी सॉल्यूशन की को प्रमोट मतलब था। प्रमोट किया हुँ, गया, या हुँ, उसकी पहचान की गई जो हुँ, है। हुँ, तो उसमें क्या होता है कि एसिड डेक्सट्रोसाइट्रेज कहते हैं। हुँ, तो उसमें एक तो एंटीकोगुलेंट हो जाता है, वो जमता नहीं है ब्लड। दूसरा, उसमें ग्लूकोज की वजह से सेल्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है, तो हुँ, वो सेल की लाइफ भी बढ़ती है। तो जो एसिडी सॉल्यूशन है, उसमें हम करीब 35 दिन तक जो है ब्लड को रख सकते हैं। हुँ, और उसमें अब और एडवांस हो गया, उसमें सीपीडी आ गया जो है, हुँ, उसमें बफर डाल देते हैं, तो बफर होने की वजह से उसका पीएच भी मेंटेन होता रहता अच्छा, है ना। क्योंकि जी, जो सेल है, जो ब्लड है, ये एक तरह से लाइफ लिविंग टिश्यू है ये। हुँ, क्योंकि इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो अपना काम करती हैं भीतर से ना, हुँ, डायनेमिक सेल्स हैं वो, उनमें अपना
जो मेटाबॉलिज्म भी चलता रहता अच्छा है ना। सर, निकालने के बाद भी? हाँ, निकालने के मतलब बाद पाउच भी। में वो हैं, एक खास तरह के पाउच होते हैं ब्लड को हाँ, रखने के वो ना? पाउच होते हैं, पहले अच्छा बोतलों में करते थे, अच्छा अब पाउच में करते हैं। अच्छा। तो तो उसके अंदर भी वो जिंदा रहता है अगर उस ब्लड टेम्परेचर जिंदा में है। है? हाँ, ब्लड जिंदा है, ओह। इट इज ए लिविंग टिश्यू। हम्म। और लिविंग टिश्यू को हम शरीर के अंदर डालते हैं, तो उसमें जो हमारे जो ब्लड ट्रांस उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रूल्स भी होते हैं बने हुए ऐसे, है ना। तो किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा जी। और कौन ब्लड दे सकता है, उसके लिए ब्लड बैंकों को लाइसेंस होता है, अच्छा बिना लाइसेंस वाला ब्लड नहीं लगा सकता। अच्छा। तो ये सारे चेंजेस एक्चुअली आए जब देश में एचआईवी का संक्रमण हुआ। ओह, एचआईवी के ये संक्रमण के बाद, 90s की बात है या हाँ, इसके 80 बाद? एचआईवी तो 82 में पहला पेशेंट आया था। ओके। और उसके बाद 85 में पता लगा कि ये जो बीमारी हो रही थी अच्छा वो एचआईवी की वजह से हो रही थी। अच्छा। तो एचआईवी का ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड के माध्यम थ्रू। से न हो, हम्म। इसके लिए सारी कोशिश हुई कि ओके। ब्लड बैंकों का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बना और ब्लड बैंकों के माध्यम से जो एचआईवी की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी की गई। तो उसकी वजह से हमने जो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम को बहुत ही हमारा एक जोर पकड़ा। और जो ब्लड बैंकों में डोनेशन की सुविधा भी अच्छी हो गई। और अब तो उसके जो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे काउचेज हैं जिसमें हम ब्लड लेते हैं, वो भी बहुत सेफ्टी पूर्ण बन गए। अच्छा और एक लिमिटेड अमाउंट का ब्लड ही उसमें लिया जाता है, उससे कंप्यूटराइज जो है हमारे जो वो है तोलने का है ब्लड को। अच्छा तो 350 ml जब आपका आ जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, अच्छा। ऑटोमेटिक। उससे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इस तरह का बना। जी। और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग हो गई। अब जो नया जो जुड़ा है वो जुड़ा है कंपोनेंट का। अच्छा। अब ब्लड को हम फ्रैक्शनेट कर देते हैं, जिसको रेड सेल की जरूरत है उसको रेड सेल दे अच्छा देंगे, वाओ। जिसको डब्ल्यूबीसी की जरूरत है उसको डब्ल्यूबीसी दे देंगे, जिसको प्लेटलेट की जरूरत है प्लेटलेट दे देंगे, और जिसको प्लाज्मा की जरूरत है, जो उसका तरल पदार्थ होता है, उसको हम प्लाज्मा दे देंगे। और इस प्लाज्मा को हम प्रिजर्व करके भी रखते हैं -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा प्लाज्मा को रख देते हैं तो वो कई सालों तक पड़ा रह सकता है। अच्छा। और ये बाकी तमाम चीज़ों को भी, प्लेटलेट्स को भी, इनको भी प्रिजर्व किया जा हाँ, सकता है? प्लेटलेट्स की लाइफ कम होती है तो प्लेटलेट्स को अलग करके हम उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं अच्छा और उसको एजिटेटर में रख देते हैं, तो जी। एजिटेट तो करता रहता है। एक आदमी जब अपना 350 ml ब्लड दे रहा जी है तो उससे इतनी सारी चीज़ें, इतने फायदे हो जा रहे हैं, इतने लोगों को अलग तरह के फायदे हो रहे हैं। हाँ, अब उसमें क्या है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से हम एंटीकोगुलेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे, वो भी फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 9 होता है, जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया का मरीज है, हीमोफीलिया में फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है, कुछ हीमोफीलिया में फैक्टर 9 डेफिशिएंसी होती है। तो वो उसी प्लाज्मा से हम क्रायोप्रेसिपिटेट के माध्यम से उसको निकालते हैं और उसी में एल्ब्यूमिन निकल जाता है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, ह्यूमन फिब्रिनोजन। तो जो डीआईसी के मरीज होते हैं, जिसको डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन कहते हैं, जी जी वो उसमें भी ये फ्रैक्शन वाले ब्लड दिए जाते हैं। तो इस तरह से एक ब्लड से तो हम कई जिंदगी बचा जी सकते जी। हैं। क्या बात है, बहुत विस्तार से आप बता रहे हैं, क्योंकि एक जखीरा है पूरा ज्ञान का, इतने अरसा रहे हैं और शिद्दत से काम किया है, इसलिए बहुत सारी जानकारी भी है। तो फिर हम विस्तार से कभी बात करेंगे। चलते चलते थोड़ा सा ब्लड बैंक का जो ढांचा है थोड़ा बताइए कि कितना, कोई बड़े छोटे साइज के भी होते हैं? और देखिए, ब्लड बैंक के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हाँ उसमें एक तो ब्लड डोनेशन का रूम होता है, एक ब्लड टेस्टिंग का रूम होता है, एक जो है ब्लड को इश्यू करने का रूम होता है, और उसमें एक ब्लड को रिसीव करने का रूम होता है, एक ऑफिस का होता है, अच्छा। तो एक रिफ्रेशमेंट का होता है। तो इतनी सुविधा और होनी रेफ्रिजरेटर चाहिए। कितना बड़ा होता है साइज में? जो रेफ्रिजरेटर में की किसी की 200 बॉटल्स की कैपेसिटी होती है, अच्छा किसी और किसी की 400 होती है, इस जी तरह से वो जी। होते हैं। तो सर यहाँ पे जो हल्द्वानी में है वो कितना क्षमता का है? यहाँ हल्द्वानी में अच्छी खासी क्षमता है इनके पास। इनके अच्छा पास 5-6 रेफ्रिजरेटर है, तो जी 1000 यूनिट तक जो है अच्छा उसमें ब्लड रखा जा सकता है एक बार जी में। जी जी जी।
और लेने देने की प्रोसेस क्या है? अगर हमको चाहिए तो हम बदले में ब्लड दें, ये मैंडेटरी है ना? देखिए, बदले का तो बात अलग आती है। हमने स्वैच्छिक रक्तदान प्रोग्राम को प्रमोट किया है। अगर ब्लड बैंक में ब्लड होगा तो आपको जो है बिना रिप्लेसमेंट के भी मिल मिलेगा। जाएगा। दूसरा, सरकार ने एक नई चीज़ प्रमोट करी है कि हम जब ब्लड लेते हैं तो उसके साथ एक कार्ड देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर हम उस कार्ड के अगेंस्ट आपको ब्लड देंगे। तो ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। एक तो अच्छा। वॉलंटरी ब्लड, आप जाइए, आप अपना ब्लड दे के आइए, लेके आइए। ठीक है? जी। और दूसरा, जिसको ज़रूरत है वो लेके जाए। अब वो जो हुँ। रिप्लेसमेंट वाली बात आती है, वो इसलिए आती है कि लोग ये सोचते हैं कि भई हम अपना हमको ब्लड ब्लड दे दें, लेकिन ब्लड तभी आपको दे पाएँगे जब ब्लड बैंक में होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे तो ये हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। यद्यपि रिप्लेसमेंट का आंकड़ा धीरे-धीरे घट रहा है। अभी तक हम करीब 70-80% जो है वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन अपने आप स्वयं लोग आ रहे हैं जी। और इस तरह से बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है। जी, जी, जी। तो बहुत सारी बातें डॉक्टर प्रीति जी ने यहाँ पर बताई और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी नई-नई बातें आपको जानने को मिली होंगी। और आप अगर इतना आपको एक अच्छा मैसेज, इस बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये संदेश आप तक ज़रूर गया होगा कि आपका कोई बर्थडे आ रहा है या कोई भी ऐसा ओकेज़न है या आपको अपनी सेल्फ़ी में ये चीज़ें लगानी है, अब तो आप स्टेटस लगाते हैं, रील बना रहे हैं, तो खूब सारा ब्लड डोनेट करिए और खूब सारी रील्स बनाइए, खूब सारे अपने फ़ोटो लगाइए, प्रमाण पत्र लीजिए, ड्राइंग रूम में उनको आप रख सकते हैं। उन प्रमाण पत्रों को लेमिनेशन के साथ में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ा-सा सवाल है कि ज़िंदगी को हम किस तरह से जिएँ। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक़्त हमारे श्रोताओं के साथ बाँटा और हम चाहेंगे कि ये बातचीत, ये सिलसिला मुलाकात का, बातचीत का आगे भी जारी रहेगा। ज़रूर। आप खुद भी रक्तदान करें और दूसरों को भी रक्तदान करने प्रेरित के लिए लाएँ, उनको मोटिवेट करके लाएँ। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो रक्त है हमारा, ये तो न तो बेचने के लिए है, न बहाने के लिए, ये तो दान देने के लिए है, जीवन बचाने के लिए। क्या बात है। डॉक्टर साहब जो है वो देहदान और अंगदान को लेकर भी बहुत काम कर रहे हैं, तो हम अगले एपिसोड में हम अपने तमाम ऑर्गन्स को कैसे-कैसे दे सकते हैं और इसके अलावा ग्रीन सर्कल जो है सर, क्या है? ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर को भी हम एक एपिसोड उस पर बनाएँगे कि अगर हमको अपने ऑर्गन्स को एक बड़े श एक एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में पहुँचाना है, तो उसके लिए कितनी-कितनी चीज़ें काम आती हैं। पुलिस से लेकर, ट्रैफ़िक से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर क्या-क्या सिस्टम होता है, उस पर एक बहुत अच्छी बातचीत हम जल्दी ही आप तक लेकर आएँगे। तो जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर-दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को और एलन प्रीति जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। LM है ललित मोहन।